प्रगतिशील किसान सभी ने मिलकर के इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। किसी विशेष का नाम मुझे लेने की मुझे नहीं समझता कि जरूरत है। सभी आप प्रगतिशील किसान हैं। मैं थोड़ा सा कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताते हुए मैं मेरी बात को रखूंगा। जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के द्वारा 2006 में यहाँ संचालित हुआ नीमच में, और 2007 में हमारी पोस्टिंग हुई। 2006 नवंबर दिसंबर में इसका जो है कि यहाँ पर जो है जमीन और ये सारी चीजें हुई थी। 2007 में डॉक्टर पचौरी साहब, डॉक्टर नरूका साहब और मैं आए, और इस कृषि विज्ञान केंद्र को जो हमें उसको गति देना था, उसमें हमने रात दिन एक करके उसको जो गति देनी चाहिए थी उसे कई ज्यादा गुना हमने गति देने का काम किया। सबसे पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो काम रहता है वो रहता है किसानों को तकनीकी जानकारी देना, न कि कोई अनुदान बांटना। अनुदान बांटना हमारा काम नहीं है। ये काम रहता है मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग के पास में। हमारा काम रहता है किसानों को तकनीकी जानकारी देना। किसान जो है तकनीकी जानकारी को लेकर के वो खेती को अच्छी तरह से करे। और मैं आपके साथ में गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ कि नीमच जिले का ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर डॉक्टर पचौरी साहब की टीम नहीं गई। नीमच जिले का ऐसा सिंगल वन गांव नहीं, और मैं भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र का भी मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई कृषि विज्ञान केंद्र भारत में नहीं है। 731 कृषि विज्ञान केंद्र भारत में संचालित है, जिसमें नीमच वो कृषि विज्ञान केंद्र है जिसने नीमच जिले का एक गांव बाकी नहीं छोड़ा। चाहे वो गांव आदिवासियों का था, चाहे गांव वो दूरस्थ था, चाहे उस गांव में सड़क नहीं थी, उस गांव में भी कृषि विज्ञान केंद्र नीमच डॉक्टर पचौरी जी के मार्गदर्शन में पहुंचा और हमने किसानों को तकनीकी जानकारी देने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा सा कड़वी बातें भी आपको बोलूंगा। हम नीमच जिले में, मैंने बताया ना कि हम किसी भी गांव में गए, बहुत सारे किसान क्या समझते हैं कि साहब इनका काम है, ये आए हैं अपना काम करेंगे चले जाएंगे। आपको सबको पता होगा कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी और इधर हमारे कृषि मंत्री जो भी वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें मुख्यमंत्री थे, जब गुजरात से प्रधानमंत्री जी ना मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद पे आए और उनको पता था कि कृषि महोत्सव में 2006 में कृषि विज्ञान केंद्र खेड़ ब्रह्मा सरदार कुशीनगर दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ। उनके साथ में हमने वहां पे कृषि महोत्सव मनाए थे। उसके बाद में यहाँ हमारा शुरू हुआ कृषि महोत्सव। उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर पचौरी साहब हमेशा जो भी कृषि महोत्सव चले हो, चाहे विकसित कृषि संकल्प अभियान चले हो, तो जो भी शासकीय जो भी अभियान चले, उसमें नीमच ब्लॉक में हमारे डॉक्टर साहब जो है पचौरी साहब प्रत्येक गांव में जाने की कोशिश की। पंचायत स्तर पे तो कम से कम जाने की कोशिश की ही गई। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे मनासा के प्रत्येक गांव में मैं पहुंचा, चाहे वो कृषि महोत्सव हुआ हो, चाहे कृषि संकल्प अभियान हुआ हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से, चाहे कृषि विभाग के माध्यम से, चाहे उद्यानिकी के माध्यम से, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से या किसी एनजीओ के माध्यम से हम वहां पहुंचे। हमारा नरूका साहब जो है वो जावद विधानसभा यानी ब्लॉक जावद में जो है वो मैं पुरोहित है। अभी 29 मई से लेकर के 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की पहल पे चलाया गया। गर्मी का समय था। 29 मई से लेकर 12 जून तक हम 45 पंचायतों को मैंने मनासा की कवर की, 45 पंचायतों को डॉक्टर पचौरी साहब ने नीमच की कवर की, 45 पंचायतों को हमारे नरूका साहब ने जावद की कवर की। बड़ी विडंबना ये है कि हमने जो हथकंडे अपनाने थे किसानों को बुलाने के लिए, वो सारे हथकंडे अपनाए। हथकंडे का मतलब है मैं क्लास 1 अधिकारी होकर और उस बैनर को लेकर के रैली निकाल रहा हूँ गांव के अंदर, उस छोटे से माइक को लेकर के, और मैं कह रहा हूँ आप आइए आधे घंटे के लिए अपन चर्चा करेंगे। आधा घंटे से ज्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ, आप आधे घंटे के लिए आइए, अपन खेती बाड़ी के बारे में बात करेंगे। हमने पूरा प्रयास किया कि किसान हमारे से जुड़े और हमारे से मिले। स्थिति ये रही साहब, कहीं 100 आए, कहीं 200 आए, कहीं 150 आए। हमारा टारगेट था प्रतिदिन प्रत्येक जगह का कि मैक्सिमम किसान वहां इकट्ठे हो, 300 400 500 आप किसान इकट्ठे करें और वह करें। तो पूरा मैदानी अमला हमारा कृषि विभाग का लगा हुआ था। साथ ही जनप्रतिनिधियों को हमने बोला, जो भी सरपंच सचिव थे उनको मैंने फोन करके स्पेशली, पहले हम शाम को फोन करते थे कि साहब हम कल आएंगे, आप किसानों की व्यवस्था करना और अच्छी चीजें बताएंगे आपको। अब मैं आपको बड़ी दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि नीमच जिले में जो आज की स्थिति में सोयाबीन की है, वो स्थिति मैं कहीं न कहीं उसको किसान को जिम्मेदार मानता हूं।
आप कौन सी वैरायटी अभी लगा रहे हैं बताइए मुझे। 95-60 कितने किसानों ने लगे, हाथ खड़ा करें। ये देखिए ये 95-60 वाले किसान है, और 95-60 वैरायटी को शासन ने कभी कहीं बंद कर दिया। कोई शासकीय अनुदान नहीं, कोई शासकीय सेवक के नाम से उस वैरायटी का नाम मुंह पे आएगा कि आप 95-60 को लगाएं। नीमच जिले में जहां भी जाते हो, कौन सी वैरायटी 95-60, कौन सी वैरायटी 95-60, कौन सी वैरायटी 95-60। अब 95-60 में अभी देखिए जो भी चल रहा है कि साहब फसल में पीलापन आ गया। पीलापन के मुख्य 3 कारण। पहला कारण आपका जो है पोषक तत्व प्रबंधन की कमी। जैसे आपने डॉक्टर नरूका साहब को सुना कि किस तत्व की किस समय किसको कब और किस जगह आवश्यकता है। बाकी अपन फेंक रहे हैं साहब, खादों को फेंकते जा रहे हैं। उस तरीके से खादों का इस्तेमाल अपन ने नहीं किया। आज भी मैं कह रहा हूं ना कि उसको खाद को नीचे डालना था, डीएपी को और बीज को ऊपर रखना था, आज भी किसान ने नहीं किया। उसके बाद ये पहला कारण पीलापन हो सकता है कि आपको पूरा न्यूट्रिएंट उसको नहीं दिया, यानी असंतुलित खादों का इस्तेमाल किया। दूसरा कारण होगा जल भराव। जो आप देख रहे हो अभी 1100 mm बरसात नीमच जिले में हो चुकी है। सिंगोली एरिया में 1300 से ऊपर बरसात हो चुकी है। नीमच 2nd नंबर पे है और मनासा जो है 3rd नंबर पे है ना। जावद नंबर 1, 2 पे आपका नीमच और 3 पे मनासा है। परंतु अपन 1000 से ऊपर वाले हैं सभी, ठीक है ना। जल भराव के कारण भी पीलापन हो सकता है। और तीसरा जो बड़ा कारण जो देखने आया कि पीला मोजेक, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं पीला मोजेक वायरस सोयाबीन में कहीं नहीं है। केवल और केवल पीलापन जो था, ये 2 कारण, और तीसरा कारण था उसमें गडल बिटल। जिस पौधे को चीर के देखा मैंने, कम से कम मनासा और नीमच के 25 से 30 गांवों का मैं खुद जाकर के खेतों में गया हूं। 25 से 30 गांवों में मैं खुद गया हूं और प्रत्येक खेत में जाकर के और उसको चीर के बताया किसानों को ये गडल बिटल है। अब गडल बिटल का कंट्रोल करना किसके हाथ में था? और वो जो वैरायटी, हम उस वैरायटी को हतोत्साहित क्यों कर रहे हैं? आपको उस वैरायटी को हम मना क्यों करेगा? आपको नहीं लगाना है। कारण कि उसमें इस तरह के गुण आ गए हैं कि उन कीट और बीमारियों के प्रति वो आप जो है वो सहनशील नहीं रही, वो उसको एक्सेप्ट करने लगी, उसको ग्रहण करने लगी। जैसे गेहूं के लिए हम कहते हैं लोकवन का प्रयोग आप ना करें, आज भी किसानों के बीच में लोकवन जो है प्रचलित चल रहा है। साहब मंडी में अच्छा भाव मिल जाता है। अरे भाव तो ठीक बात है, आपको उत्पादन चाहिए, आपको जो बीमारी आ रही है कम से कम उसको तो आप भूलिए, ठीक है। हम 335 के कितने मतलब कह सकते हैं अपन उसके भक्त थे, जीएस 335 के। आज अपन को छोड़ना पड़ा, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी अच्छी किस्में आपको दी है, जिसमें आरबीएसएम 2011-35, आरबीएस 76, आरबीएस 18, आरबीएस 24, ये सब वैरायटी जो है विद इन 5 ईयर्स के अंदर की, 5 साल के अंदर की वैरायटी है। अगर आप अच्छे किसान हैं तो आप एक वैरायटी के पीछे कभी नहीं पड़े और आप कोशिश करें कि मुझे लेटेस्ट वैरायटी मुझे मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं नीमच जिले के प्रगतिशील किसानों के बारे में। नीमच जिले के किसान सरवानिया महाराज का राजू कहार, आप लोग वो जानते भी होंगे। उस आदमी को 2 किलो बीज के लिए इंदौर जाते मैंने देखा। कितने किलो बीज के लिए? 2 किलो बीज के लिए 40 रुपए के उस समय रेट क्या थी गवर्नमेंट के सीड की? 40 रुपए किलो, 4000 रुपए क्विंटल। अब उस 40 रुपए किलो के लिए वो 2 किलो बीज वहां से उपलब्ध कराया जाएगा। आप कोई भी हो, आपको 2 किलो से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, आपको बीज दिया जाएगा 2 किलो, और वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने पर। आप पहले उनका जो है वो कहेंगे साहब हमारे पास में सीड उपलब्ध है ये वैरायटी के, अगर किसान को चाहिए तो वो ऑनलाइन करे। अब नीमच तो थोड़ा दूर पड़ गया इंदौर से। इंदौर हमारा जो IIR का सेंटर है, IARI है ना, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सेंटर है, वहां से हमारे गेहूं की अच्छी अच्छी वैरायटी तैयार होती है, जिसमें HI सीरीज इसको बोलेंगे, HI 8759, HI 1650 ये वैरायटी वहां से निकली। अब वो जैसे आपका HI 1544 बहुत अच्छी वैरायटी वहां से निकलती है। अब वो उनका क्या है कि पूरा उनका सेंट्रल मध्य पूरा भारत लगता है, सेंट्रल भारत, मध्य भारत जो है पूरा उसके ऊपर है, वो जो सीड उपलब्ध कराते हैं। तो साहब 2 किलो दिया, 2 किलो में अच्छा किसान 2 किलो से 2 क्विंटल पैदा कर सकता है अगले साल। कितना? 2 क्विंटल। और हमारे जिले में 2 क्विंटल से ज्यादा पैदा करने वाले किसान भी हैं। और 2014 में हमारा मदन कछावा बड़कुआ, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, विष्णु जी जानते हैं, उस किसान को मुख्यमंत्री थे सब शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। कितना पैदा किया? 100 क्विंटल से ज्यादा पर हेक्टेयर। और 100 क्विंटल से ज्यादा मैं खुद पैदा करता हूँ, विष्णु जी उसके गवाह हैं। विष्णु जी को पता है कि मेरे घर पे मैंने गेहूं की HI 8759 लगाई, मैंने 100 क्विंटल पर हेक्टेयर से ज्यादा गेहूं का उत्पादन लिया। मैंने अभी 1650 लगाई, 94 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन मैंने लिया।
मैंने सरसों की 37 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन लिया है। मक्का का मैं 80 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन लेता हूं। मैं वैज्ञानिक हूं और उस जिले का वैज्ञानिक हूं जो प्रगतिशील जिला है। किसान बहुत भारत के माने हुए मतलब माना हुआ जिला है। 70-80 प्रकार की फसलें अपन लगाते हैं। अपन अश्वगंधा की खेती करते हैं, अपन अफीम की खेती करते हैं। सबसे बड़ी अफीम जिसमें कितनी टेक्निकल चीजें, इसमें चीरा लगाना और उसको लेना, उसकी हम खेती करने वाले लोग हैं। उस जिले का मैं वैज्ञानिक हूँ। और मेरा गांव कोई दूर नहीं है, राजस्थान में यहाँ से 60 किलोमीटर दूर गांव है। बहुत सारे किसान मेरे खेत पे पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ है, मैं जा रहा हूँ तो रिश्तेदार में, तो सर आपका कहाँ पे क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो देखते हैं वहां पर। अगर मैं खेती के बारे में आपको बताऊंगा और मेरे खेत में तीतरे डाल रही है, तो फिर आप क्या बताऊंगा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, है ना। मैं क्या बताऊंगा आपको, जब मेरे खेतों में जो है वह धतूरे खड़े हैं, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। जब तक मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा तब तक आपको अच्छा नहीं बता सकता। ये हकीकत है। अभी मैं जो 1650 के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको अफीम, लहसुन और प्याज के बारे में पूरा आपको प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ में मैं मेरी विशेषता में बता देना चाहता हूं कि नीमच जिले में जहां भी गया हूं, मैंने मोबाइल नंबर दिए हैं। चाहे वो आदिवासी गांव था, चाहे कैसा भी गांव था, वो किस स्थिति में कब फोन कर देते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी मैंने मोबाइल नंबर दिए। कभी भी खेती बाड़ी के बारे में कोई समस्या आती है, मुझे आप फोन करिएगा, मैं आपको सब जवाब दूंगा। एक बार का वाकया है, हम जो समय भूतपूर्व विधायक मनासा चावला साहब के साथ में हम गए थे अमरपुरा नरवाली। वहां जाकर के वो पूरा आदिवासी बेल्ट है अमरपुरा डैम पे, वहां हमने संगोष्ठी करी। संगोष्ठी करने के बाद जब हम निकल रहे थे, तो वहां पर वो एक नेताजी मिले। उन्होंने कहा साहब यहाँ तो वैज्ञानिक आते ही नहीं, यहाँ तो कृषि विभाग का कोई अधिकारी नहीं आता है। तो मैंने चावला साहब को कहा, मैं साहब इन कृषि विभाग के अधिकारियों ने मुझे इस गाँव में 4 बार लेके आ गए। मैंने कहा बताइए साहब, आया नहीं आया। उन लोगों ने साहब कहा साहब 4 बार आए साहब। मैंने कहा कहाँ संगोष्ठी करी, थोड़ा बताने का कष्ट करें। तो उन्होंने बताया साहब फली जगह हमने संगोष्ठी करी, यानी हम उन गांव में पहुंचे। एक और वाकया बताता हूं आपको। मैं दूरस्थ गांव, आपका माताखेड़ा हो, पुतली हो, सागर रानी हो, चाहे खिमला हो, डायली हो, आपका खिमला, जहां भी खिमला, तो अब तो वहां चमन हो गया। उस जगह में गया था गाड़ी लेकर के साहब, वो गाड़ी जो है फंसने लगी, वहां पहुंच तो गया और उन लोगों के बीच में जाके बैठा। उनका सब, मैं तो ट्रेनिंग तो फिर बाद में कभी कर लेंगे। बरसात आ गई तो मेरी गाड़ी फंस जाएगी। उन्होंने कहा साहब बरसात आ जाएगी, गाड़ी फंस जाएगी, ये हमारा अब ये रहेगा वादा कि आपकी गाड़ी को हम ठेठ बेसला छोड़ेंगे, आपको बिना चाय के मैं नहीं जाने दूंगा। हमको वहां चाय पिलाई और वास्तव में वो बरसात बूंदाबांदी होने लगी। वो पूरी उसर जमीन थी, मेरी गाड़ी धस गई आगे जाके। पूरे लोग आए और उस गाड़ी को उठा करके और बाहर उन्होंने छोड़ा। मतलब मेरा ये कहना है कि हम वहां क्या दिक्कत आ रही है, हम क्यों उस वैरायटी के पीछे पड़ गए हैं। अगर आपको लगानी मजबूरी है तो आप 2-3 किस्मों का प्रयोग करिए। मैं नहीं मना कर आप 95-60 को मत लगाओ, परंतु कुछ एरिया में आप 95-60 लगाइए ताकि आपको लहसुन लगा सको आप ऊँटी की। कुछ एरिया में आप जो है, आप जहाँ गेहूं लगाना चाह रहे हो वहां लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाओ। अब देखिए लंबे समय तक पानी पड़ रहा है, क्या स्थिति निर्मित हो रही है। तो यार थोड़ा सा अपन को करना पड़ेगा। और हम तो, ये मोबाइल नंबर ऐसी चीज है ना, आपको मैं कहता हूँ बड़े से साहब आप मेरे पास आ जाना विष्णु जी, संभव है क्या? नहीं है ना। फोन पे तो बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फोन पे बात कर सकते। डॉक्टर साहब मुझे क्या करना। और अफीम के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि किसान को केवल और केवल सही समय पे दवा का छिड़काव करना है, सही मात्रा में दवा का छिड़काव करना है और गुणवत्ता युक्त दवा का छिड़काव करना है। ये 3 प्रिंसिपल अगर किसान ने अपने मन में ठान लिए तो किसान का उत्पादन कहीं कम नहीं हो सकता। परंतु किसान क्या करता है, पड़ोसी को देकर के डिसाइड करता है मुझे दवा छिड़कनी है। पड़ोसी टंकी टांग के चल पड़ा तो अपन को भी लग गया, तो अच्छा अपन को भी छिड़कनी है यार, कीड़ा लग गया। ये स्थिति वाले किसान है भैया। उसके खेत की स्थिति कुछ और हो सकती है, आपके खेत की स्थिति कुछ और हो सकती है। आपको जाकर के वहां देखना है, निगरानी करनी है और उसके बाद में अपन को पता है। अब बहुत सारी निगरानी करने के यंत्र हमारे बीच में आ गए। जैसे आप देखिए फेरोमोन ट्रैप, इसको आप खेत में लगा दोगे, आपको पता लग जाएगा उसमें फुंदिए जो है ना, पतंगे जिसको बोलते हैं, वो वैसे उसमें फंसे हुए होंगे। जिस जाति का आपने उसमें ल्योर लगाया है उस जाति के कीड़े उसमें फंसे हुए होंगे। जैसे आप संतरे, एक आपको जानकारी दे देगा कि साहब इस खेत में इस कीड़े की गतिविधि चल रही है, तो अपन स्प्रे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, है ना। जैसे आपके चने की इल्ली का जो ट्रैप आता है, चने की इल्ली किसमें लगती है? मैंने चने कहा तो आप याद, रबी में चना लगता है तो उसकी बात हो रही है भैया। मालवा क्षेत्र में, भारत में केवल मालवा क्षेत्र में चने की इल्ली सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन में करती है। जो आपकी जो फली बनती है उस पर दाना जो
जहां बन रहा है वहां पर जो छेद होता है ना, वो चने की इल्ली का छेद है, वो कोई और इल्ली नहीं है, वो चने की इल्ली का ही छेद है। और चने की इल्ली की विशेषता क्या है? अगर टमाटर में घुसी होगी आधी अंदर आधी बाहर, मिर्च में घुसी होगी आधी अंदर आधी बाहर, ये उसकी पहचान है। अगर आपके सोयाबीन है तो वो आधा उसका मुंह को घुसा करके उस दाने को खाएगी, फिर दूसरे दाने पर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है। दूसरा उसमें एक कीड़ा और लगता है, वो है स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, जिसको तंबाकू की इल्ली बोलते हैं। और तंबाकू की इल्ली के बारे में बता दूं, माइनर पेस्ट है सोयाबीन का, परंतु सन 2000 में आपने सब सुना होगा, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, कोटा, झालावाड़ और बारां, उसमें सोयाबीन के ठूंठ कर दिए थे। एक भी पौधे की पत्ती और डंकल तक खा गई थी, केवल एक ठूंठ रह गया था नीचे से मोटा। और उस समय मैं कोटा में नौकरी करता था, मैंने दो पे भर करके उस स्पोडोप्टेरा को देखा है। और स्थिति ये हो गई कि शासन को उस रोड पर, जबलपुर जयपुर रोड पर लेबर लगानी पड़ी उसको क्रूचने के लिए, बाकी स्लिप हो रही थी गाड़ियां और एक्सीडेंट हो रहे थे। ये मेरी आंखों से देखा है और उसने ऐसा किया। परंतु अपने नीमच जिले में ये कीड़ा नहीं लगता है। पर कीड़े और ये बीमारी लगने के कारण क्यों है, क्या है? क्योंकि अपन मोनोकल्चर कर रहे हैं, एक ही फसल को बार बार उसी जगह लगाते जा रहे हैं। आप 35-40 साल से सोयाबीन को उसी खेत में आप लगाते जा रहे हो। कभी 1,60,000 हेक्टेयर में सोयाबीन लगा लेते हो, कभी अपन 1,13,000 पे आ जाते हैं। अभी साल जो है 1,13,000 पे, और उसमें भी मैं कहना चाहूंगा, हम जो भी जिस किसान को भी मिले, हमने कहा सोयाबीन को भूल जाइए, मक्का पे आ जाइए। किसान खड़ा होता ठाप, नील गाय। मैंने कहा अगर एक लगाओगे तो 100% नील गाय, अगर सभी किसान लगाएंगे नील गाय की कोई समस्या नहीं है। अरे कंजाड़ा में क्या मक्का नहीं हो रही है? अब मोरबन में मक्का नहीं हो रही है क्या? चित्तौड़ में मक्का नहीं हो रही है क्या? वहां नील गाय गायब हो गई? नहीं हुई। परंतु सभी किसान लगाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप मूड बनाइए और इस फसल को उखाड़ फेंकिए, बाहर हटा दीजिए अपने जहन से कि साहब मुझे कोई सोयाबीन लगानी। अगर आपको लगता है कि साहब नहीं, इसके बिना तो नहीं चलेगा काम, तो आप नई वेराइटियों का प्रयोग करिए, आप सोयाबीन को लगाइए। परंतु कोशिश ये करिए कि जिस खेत में सोयाबीन लगे हो उस खेत में अगली बार सोयाबीन नहीं हो, वहां मक्का हो या मूंगफली हो, ताकि आपका फसल चक्र। आप 50, 10, 15, 20 प्रकार के कीड़े लगते थे, आज 200 प्रकार के कीड़े। कभी एरियल ब्लाइट का नाम नहीं सुना, कभी एंथ्रेक्नोज का नाम नहीं सुना, वो आपको दिखाई देने लगा है सोयाबीन में, कभी नहीं आता था। आज देखिए व्हाइट ग्रोथ बड़ी समस्या बन गई है। आने वाले समय में आपको मिलीबग बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। मिलीबग आपने देखा, मिलीबग जो है एक ऐसा कीड़ा है जिसके ऊपर जो है वैक्सी लेयर होती है, मोम का परत छड़ी हुई होती है, और वो पौधों का रस चूसता है। जैसे पपीते में देखा होगा आपने, पपीते पे लगता है, गुड़हल के पौधे में देखा होगा, सफेद रंग का जो कीड़ा रहता है, और वो उसमें कोई कीटनाशक उसमें एंट्री नहीं कर पाता। उस पर स्प्रे करोगे कोई कीटनाशक उस पर काम ही नहीं करेगा। बहुत मतलब रिपीटेड स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, तब जाके वो कंट्रोल होगा। और आप ये कहोगे साहब मैं तो कीटनाशक का प्रयोग कर रहा हूं, परंतु वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो कीड़ा भी आपके सामने समस्या बनने वाला है। अभी व्हाइट ग्रेप का नाम पहले सुना था क्या? अभी विगत 2-3 सालों में व्हाइट ग्रेप आपको परेशान कर रही है। ऐसे कई गांव है जिनको सोयाबीन को खाली कर दिया, खेतों को खाली कर दिया। जैसे नेवड़ एक गांव है पास में आपके नीमच के, उसमें कई किसान परेशान है, कैसे कंट्रोल करो? और उसकी जो लट है वो 9 महीने तक आपके खेत में पड़ी रहती है। कितने महीने तक? लाइफ साइकिल उसका जो है केवल एक पीढ़ी एक साल में पूरी होती है। एक साल में कितनी पीढ़ी? एक पीढ़ी। चने की इल्ली की जिस फसल में भी लगी उसमें 5 पीढ़ी। चने में अगर वो लगी है 120 दिन में कितनी पीढ़ी? 5 पीढ़ी। यानी 15-20 दिन में वो अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट 5 बार। परंतु ये जो आपका जो व्हाइट ग्रब है, सफेद लट जिसको गिंडोरा बोलते हो, वो जो है साल में एक बार ही अपना लाइफ साइकिल को वो पूरी करता है। और वो इल्ली जो है 9 महीने तक आपके खेत में तांडव मचाती है। अब खरीफ में कर रही है, और वो अगर कंट्रोल नहीं हो पाए तो रबी में आप प्याज लगा लो, लहसुन लगा लो, अफीम लगा लो, वहां पर भी वो अपना काम करेगी। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद में बात आती है कि अपन जो फसल को आप फसल चक्र अपना नहीं रहे, ठीक है ना। पोषण तत्वों की अगर बात करें, पोषक तत्वों की, तो अपन असंतुलित मात्रा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नई वैरायटियों की बात करें तो उसका अपन जो है प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपन प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आते हैं। परंतु बोने का समय की बात करें तो वो भी अपन जो है बोने का समय का भी पूरा अपन ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जैसे खरीफ में तो ठीक है, बरसात हो गई, लगानी है, परंतु अगर रबी की अगर फसलों की बात करें तो उसका सही उपयुक्त समय क्या है
उस समय का अपन को ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर पचौरी साहब आपको विस्तार से बताएंगे। परंतु जो भी आपकी लहसुन है, वो लोगों ने तो लहसुन को उगा दी, जमीन से बाहर आ गई साहब लहसुन अभी, है ना। अभी महीना कौन सा चल रहा था, सितंबर अगस्त चल रहा था। सितंबर तो अब आया, 5 दिन हुए 6 दिन हुए और लहसुन को उगा दी। अगर आपको उसको कीपिंग क्वालिटी रखनी है, कीड़े का प्रकोप कम आपको झेलना है, तो आप नवंबर के महीने में लहसुन को आप लगाएंगे। चाहे आप ऊटी लगाएं और चाहे आप देसी लहसुन लगाएं, नवंबर का महीना उसका उपयुक्त समय है। और ऐसे अगर आप सेंटीग्रेड और टेम्परेचर की बात करें तो खोपरे का तेल जमने लगे, वो सही समय है गेहूं का और लहसुन का। परंतु अपन कब लगा रहे हैं साहब, मुझे तो दिसंबर में खोद करके उसको निकाल देना है। आप उसको 3 महीने से ज्यादा रख नहीं पाओगे, कीपिंग क्वालिटी का नुकसान होता है, कीपिंग क्वालिटी नहीं है उसकी। और अपन यही कर रहे हैं कि अपन ऊटी की लहसुन बो रहे हैं या ये कर रहे हैं, उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि आप अगस्त और सितंबर में लगा रहे हो, आप उसी को नवंबर में लगाइए और फिर देखिएगा आप जब चाहे उसको आप बेच सकते हैं, परंतु अपन उसका ध्यान ही दे रहे हैं। दूसरा, उसको रखने के लिए आप नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का प्रयोग, जैसे अभी नरुका साहब ने बताया था 60 दिन, मैं तो कह रहा हूं 50 दिन के बाद प्रयोग ही मत करो। आपको जो देना है आप दे दीजिए उस समय। जैसे नाइट्रोजन धारी उर्वरक 50 दिन प्याज और लहसुन के लिए अंतिम दिवस होता है, आप उसके बाद उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है, दे दीजिए। आपको यूरिया देना था, दे दीजिए। और डीएपी और राकोडिया के लिए अगर कह दे कि खड़ी फसल में दे रहे हो तो फिर आप किस प्रकार के किसान आप देख लीजिए। ये केवल आधार खाद है भाई, आधार खाद के रूप में इसका इस्तेमाल करना है। उसको आपको घोल करके अफीम में, अब अफीम में साहब किसान क्या कर रहा है, उसको घोल रहा है। वो किससे बना? केमिकल से। आपने साहब कहाँ पे डाला साहब कि वो नेगड़े के मुंह पे डाल रहा हूँ साहब, तो बताना नेगड़े पे जो अफीम खड़ी वो कैसी है? तो साहब वो तो पत्ते झुलस रहे हैं, तो वो नीचे कैसी है? कि साहब बहुत अच्छी खड़ी है। आप समझ जाइए इसे कि जहां से वो बेके जा रहा है ना, तो वहां से वो पानी के साथ में रिएक्शन करता है, एक ह्यूमिडिटी पैदा करता है। किसी भी फफूंद को लाने के लिए अपेक्षित आर्द्रता अनिवार्य होती है। जैसे अभी फफूंद को लाने के लिए ये जो मौसम चल रहा है ना, बहुत खतरनाक मौसम है ये। इसमें अगर अपन सोयाबीन जो भी 9560 के अलावा जो वैरायटी लगाई है उसमें भी अपन अच्छा उत्पादन चाहते हैं, तो एक फफूंदीनाशक का छिड़काव आप जरूर करने का मूड बना लें। अभी सोयाबीन 1 महीना और खड़ी रहेगी, जो आरबीएसएम 1135 हो या आरबीएस 74 हो, आरबीएस 18 हो, आरबीएस 24 हो, तो वो अभी कितने समय रहेगी? 1 महीना। अभी आप मूड बना के रखिए, मुझे एक फफूंदीनाशक का छिड़काव करना है। बाकी आपको एरियल ब्लाइट दिखाई देगा, आपको एंथ्रेक्नोज दिखाई देगा, और उसका समाधान केवल और केवल आपको फफूंदीनाशक का स्प्रे करना है। ठीक है। उसके बाद में मैं बात बताना चाहता हूं कि मुख्य रूप से जो भी फसल होती है उसमें 3 प्रकार से कीड़े नुकसान करते हैं। पहला जो प्रकार है वो है भूमिगत कीड़े। भूमिगत कीड़े में मैंने एक आधा नाम लिया था महाशय, वो कौन है? व्हाइट ग्रब, गिनोड़ा, जिसको सफेद लट बोलते हो। दूसरा एक और जो है बड़ी समस्या बनी हुई है वो है वायर वर्म। मैं फोटो बताऊंगा आपको, फोटो में आप देखेंगे, पहचान लेंगे कि ये वायर वर्म है। उसको क्लिक विटल के नाम से भी जानते हैं। अगर उसको हथेली पे रख लें, उल्टा कर दे उसको, है ना, नीचे वाला उसका पेट वाला भाग ऊपर कर दे और उस हथेली पे डालेंगे तो वो फदक करके कूदेगी उसे और आवाज आएगी क्लिक, और वो सीधी हो जाएगी। इसलिए उसको नाम ही क्लिक बिटल रखा है ना। वायर वर्म इसलिए कि ये तो बिटल है, बिटल है मतलब उसका वयस्क, उसके जो ग्रव है वो आपके वायर जैसी दिखाई देती है, धागे जैसी दिखाई देती है, और जड़ में वो जो है अपना पोषण जो है वो जड़ से लेती है, पंचर कर देती है। और अभी हमारा नरुका साहब ने बताया था कि जड़ जो है पानी लेती है, कहां से लेती है? एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट अंतिम भाग जो होता है ना जड़ का, वहां से लेती है। आपकी जड़ जो मेन जड़ निकली उसका अंतिम पार्ट, या उससे जो अपस्थानिक जड़ें या छोटी जड़ें निकली हैं उनका अंतिम भाग जो होता है वही पोषक तत्वों को ग्रहण करती है, वही पानी का ग्रहण करती है। समझ गए बात को? कि अपन जो है संतरा लगा लिए या कोई फल वृक्ष लगा लिया और वहां तने के पास ढेर कर दिया कि साहब उससे पोषण मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसको आपको कहाँ डालना है? उस एरिया में डालना है जो दिन के 12 बजे जो छाया रहती है उस पेरीफेरी में आपको डालने की जरूरत है। तो मेरा ये कहना है कि अपन थोड़ा सा मतलब जानकारी के साथ काम करें, और इसके लिए मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ, और मैं आपके लोग कह रहा हूं कि मेरे मोबाइल नंबर आप रखिएगा, कभी भी फोन करिएगा, आपको हर संभव आपको जानकारी मिलेगी। मुझे कोई जानकारी नहीं आती है, जानकारी मेरे साथी वैज्ञानिकों से लेके देने का काम करूंगा। और मुझे 18 साल के बीके में हो गए, और किसान जो है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 10,000 किसान मेरे से मोबाइल पे बात करते हैं सालाना। कितने? 10,000 किसान मेरे से मोबाइल पे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जो मेरे से बात करते हैं। 1,000 किसानों को इकट्ठा करना, 1 घंटे पहले की सूचना मुझे दे, 1 घंटे
मैं आपको 1000 किसान इकट्ठे करना है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ रामपुरा से, मजीरिया से, और आपको ठेठ बेसला तक के किसान मैं बुला लूंगा, इधर से ठेठ सिंगोली तक के किसान मैं नीमच बुला लूंगा, उनके खर्चे पे, मेरा खर्चा नहीं लगेगा कुछ भी, है ना। इस तरह की मेरा उसके साथ में, उन लोगों के साथ में वो है ना, प्रगतिशील किसान। अभी मेरा एक किसान, एक अभी नरेंद्र पाटीदार जो है जनकपुर के, उनको अभी हमारे विश्वविद्यालय ने कृषक फेलो सम्मान से सम्मानित किया, 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया। उस किसान के बारे में बताना चाहता हूं, आप जानते भी होंगे उस किसान को, लड़का है, 50 लाख से ज्यादा प्रति वर्ष शुद्ध मुनाफा, ये कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, खेती से। अश्वगंधा 46,000 रुपए क्विंटल से नीचे कभी बेचे नहीं उस बंदे ने, वो सीधा टाई अप रखता है कंपनियों से, और भैया तेरा शर्त ये है तो मेरी शर्त ये है, इतने में बेचूंगा, और इस तरह से वो बेच रहा है और अच्छा पैसा कमा रहा है, समझ रहे ना आप। उस किसान से भी मिल सकते हैं। ऐसे हमारे जिले में बहुत सारे अच्छे किसान हैं। एक सीताराम दास जी का खेड़े का एक किसान दीपक अहिर, वो वर्मी कंपोस्ट को अमेज़न पे बेच रहा है 100 रुपए किलो। क्या भाव? 100 रुपए किलो। आप 10 रुपए किलो, है ना, तो हर कोई ले लेगा। किसी किसान ने किया तो हर कोई आ जाएगा, अफीम उत्पादक और लहसुन उत्पादक है वो कोई भी ले जाएगा, वो किसान अमेज़न पे बेच रहा है। हमारा रणावत खेड़ा गांव है, कहां पर है ये? ग्वालियर कला, ग्वालियर खुर्द, और वहां पर है ना किसान, उस वहां पर 15 पोलियो सेड नेट हाउस लगे हुए हैं। ग्रीन कैप्सिकम का वो, या कलर कैप्सिकम जो है वो लगाते हैं, दिल्ली पहुंचाते हैं, 400 रुपए किलो बेचते हैं, है ना। 10 लाख रुपए कम से कम एक छोटे से जगह में 10 लाख रुपए प्रति किसान कमा रहे हैं। इसी प्रकार से चावंडिया गांव के किसान दिल्ली प्याज पहुंचाते हैं, 100 रुपए किलो नीचे प्याज नहीं बेचते हैं। आपके चावंडिया को दूर का नाम नहीं बताया, आपके रतनगढ़ के पास में चावंडिया गांव नदी के किनारे, ठीक है ना। तो इस तरह के किसान हैं अपने जिले में जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपन जानकारी के साथ काम करेंगे। जानकारी के डॉक्टर श्याम सिंह से मिले, डॉक्टर बचौरी साहब से मिले, डॉक्टर नरूका साहब से मिले, या टीवी के माध्यम से मिले, या न्यूज़पेपर से मिले, परंतु जानकारी अगर है उसको अजमाने में अपन को कोई दिक्कत आ रही है, केवी के आपके लिए तत्पर है। आप पूछिए कि डॉक्टर साहब ये पाया था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको व्यवस्थित जानकारी मिलेगी। तो मैं ये बता रहा था कि 3 प्रकार के कीड़े, पहला जो प्रकार है वो भूमिगत कीड़े, उसमें आपका व्हाइट ग्रब, दूसरा कीड़ा वायर वर्म, और तीसरा कीड़ा दीमक, जिसको आप उदी के नाम से जानते हैं। ये 3 जो मुख्य कीड़े हैं। उसके बाद में एक अदृश्य कीड़ा हो, कीड़ा तो क्या जीव कह सकते हैं उसको, कीट की श्रेणी में नहीं लेंगे, वो है आपका सूत्रकृमि, है ना, निमेटोड्स। आजकल जो है समस्याएं जो है प्याज और लहसुन में मुख्य समस्या बन गया, है ना। सूत्रकृमि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप उसके केवल लक्षण को जान सकते हैं कि जड़ में गांठ हो गई, जड़ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उसके ये लक्षण है। पौधा ग्रोथ करना बंद कर दिया, पौधे में पीलापन आ गया, इसका मतलब है कि हम सब कुछ खादों का प्रयोग कर रहे हैं, हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है, इसका मतलब निमेटोड की प्रॉब्लम आपके खेत पे हो सकती है। उस निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसको भी अपन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको नहीं पता लगेगा, अपन के सामने तो सब कुछ किया, पर तो ये कहां से इस तरह की समस्या मेरे सामने दिखाई दे रही है, वो समस्या है, उसका समाधान अपन कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाएं हैं, उसके साथ में देसी तरीके भी हैं। आप नीम की कली, महुए की कली, करंज की कली, जो भी नॉन इडेबल क्विकेक्स है, यानी जो पशु नहीं खाते हैं, ठीक है ना, पशु में कहते उपली की कली डाल दो, नहीं डालनी है ना, वो पशु के खिलाओ, परंतु नीम की कली उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। खेत में 250 किलो नीम की खली, महुए की खली, करंज की खली का इस्तेमाल, चाहे अफीम हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, आप करिए। पोषक तत्व भी देगा, फफूंद को भी निपटाएगा, सूत्रकृमि को भी निपटाएगा, वायर वर्म को भी निपटाएगा, और आपके सफेद लट को भी निपटाएगा, और दीमक को भी निपटाएगा। किसका प्रयोग करना है? खली का। कितना प्रयोग करना है? 250 किलो प्रति हेक्टेयर, 50 किलो बीघा, ठीक है, इसका प्रयोग करिए। पहला प्रकार का कीड़ा जो था मैंने बता दिया। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है रस शोषक प्रकार के कीड़े, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे वो लहसुन हो, चाहे अफीम हो, और चाहे आपकी अन्य फसल हो। रस शोषक कीड़े कौन कौन से हैं? पहला कीड़ा है मोइला, जिसको माहू के नाम से जानते हो, एफिड के नाम से जानते हैं, चेपा के नाम से जानते हैं, बहुत सारे नामों से अपन जानते हैं। दूसरा कीड़ा होता है सफेद मक्खी,
जो वायरस को ट्रांसमिट करने का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह वायरस को ले जाने का काम कौन करती है, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं सफेद मच्छर। वो सफेद मच्छर, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, वो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। अगर एक पौधा ग्रसित है, आपकी सोयाबीन में एक पौधा ग्रसित है और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, उस कंडीशन में वो फिर दूसरी जगह ले जाने का काम करेगी। तो अपन को किसान है, अपन जाकर डेली निगरानी करेंगे, आपको पता लग गया कि इसके पौधे में वायरस आ रहा है, उस पौधे को हटा करके आपने फेंक दिया। अभी शासन ने आपको कोरोना वायरस आया था, क्या किया कि इस घर में वायरस है, उनको वहां बैरिकेटिंग कर दी, तो भैया तुम अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, 2 गज की डिस्टेंस बना के रखोगे, मुंह पर मास्क लगा के चलोगे, है ना, हाथ को सैनिटाइज करोगे। ये सब चीजें जो है शासन ने प्रबंध किए थे। वही चीजें सेम वायरस जो है, वायरस खुद अपना चढ़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, उसको ले जाने के लिए माध्यम चाहिए। और माध्यम कौन है, ये रस चूसक कीड़े। किसी में सफेद मक्खी काम कर रही है, किसी में ये काम मोइला कर रहा है, किसी में ये काम सफेद आपका जो हरा तेला आता है जिसको बोलते हैं वो कर रहा है, और किसी में आप देखेंगे तो माइट्स जो है उस काम को कर रही है, मकड़ी जो है, बरूती जो है, वो ये काम को कर रही है। अब इसके लक्षण क्या आएंगे साहब, आपका जो रस चूसक कीड़े लगेंगे, रस चूसक कीड़े लगेंगे, पौधे का जो रस चूसेंगे, रस मतलब उसका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरापन जो है ना, उसको वो ग्रहण करेंगे। और जब हरापन जब पौधे के गायब हो गया तो भोजन बनाने की क्रिया बाधित होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो फल और फूल बनने में बाधा पैदा होगी। सीधी सी कहानी है, इसलिए उसको निपटाना बहुत जरूरी है। आपने आप ही में देखा होगा कि बहुत सी बार जो है मोइला पत्ती की निचली सतह पे रहता है, इतनी चौड़ी पत्ती होती है, अपन उसमें और उस पत्ती को घुमा के कोई नहीं देता है, काली मसी भी वहां बैठी और आपके रस चूसक कीड़े भी वहां बैठे हैं, अपन ने कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। और उसका पत्ता इस तरह से होता है कि आप उसके नीचे तक आप दवा पहुंचा नहीं पाते। अब समस्या क्या आती है कि किसान जो है दुकानदार के ऊपर पूरा विश्वास कर लेता है कि साहब दुकानदार जो दे रहा है वो सब कुछ सही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द की दवा खाइए, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द की दवा खाइए, अगर अन्य कुछ है तो उसके लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करिए। बाकी सिर दर्द होते हुए पेट दर्द की दवा खा करके आशा रख रहे हो कि ये ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे कीटनाशकों में जो मैंने बताया, कीटनाशक जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है इसको कहते हैं सिस्टेमिक नेचर, यानी अंतःप्रवाही प्रकार। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है संपर्क वाला प्रकार, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, ठीक है। एक होता है बाकी जो है कहते हैं नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम पॉइजन हो गया, ठीक है ना। किसी में रेस्पिरेटरी को बाधा कर रहा है, यानी श्वसन लेने में बाधा कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी पॉइजन हो गया, ठीक है ना। तो वो अलग अलग है, किसी के खून का थक्का जमाने वाला अगर वो है काम तो वो हो गया, परंतु उसको जो तरीका है वो ये है कि वो पहला तो ये कि सिस्टेमिक नेचर की दवा, जितने भी रस चूसक कीड़े हैं इनके लिए सिस्टेमिक नेचर की दवाओं का इस्तेमाल आपको करना है। साथ ही साथ में जो भूमिगत कीड़ा है, जो आपके जड़ के साथ अपना संबंध बना करके उसको खाने का काम कर रहा है, उसको भी कंट्रोल करने का काम ये सिस्टेमिक नेचर की दवा करेगी। अब आती है कि साहब सिस्टेमिक नेचर की दवाएं है कौन सी, तो बाजार में 4 या 5 जो है केमिकल जो है उपलब्ध है, ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहला जो है वो आप प्रसिद्ध ब्रांड है, उसका नाम है डाइमिथोएट 30% इसी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। आप इसको किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्या नाम है इसका, डाइमिथोएट 30% इसी, ये कई नामों से बाजार में मिलता है, ठीक है ना। कोई कंपनी किस नाम से बना रही है, परंतु केमिकल क्या है, डाइमिथोएट 30% इसी। दूसरी दवा आती है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। एक और इमिडाक्लोप्रिड का जो है फॉर्मुलेशन अलग अलग है, ये मैंने 17.8 बताया। इसी तरह से इमिडाक्लोप्रिड 70 WS भी आता है ना। एक आता है थायोमिथोक्साम 25 WG, ये भी रस चूसक कीड़ों के लिए है। एक आता है एसिटामिप्रिड 20% SP, ये भी सिस्टेमिक नेचर की दवा है, ठीक है। ये सब दवाओं का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जब आपकी फसल में आपको पता है कि ये रस चूसक कीड़े हैं, मोइला लग रहा है, हरा तेला लग रहा है, थ्रिप्स लग रहा है, तो अपन को इसका इस्तेमाल अपन को करना है। अब बात आती है साहब मेरे तो कॉन्टैक्ट, यानी मेरे तो इल्ली लग रही साहब, पत्ते को काट रही, फूल को काट रही, फली को काट रही, उस कंडीशन में आपको कॉन्टैक्ट वाले इंसेक्टिसाइडों का इस्तेमाल करना है। और कॉन्टैक्ट वाले हैं वो कई प्रकार के आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो एक जो ग्रुप है वो है आपका क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट,
और तीसरा आता है सिंथेटिक पार्थोराइड। ये तीन जो है मुख्य मान लीजिए आप। सिंथेटिक पार्थोराइड में कौन से आते हैं? लैम्ब्डा साइलोथ्रिन, बीटा साइक्लोथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, बाइफेन्थ्रिन, जिनके पीछे थ्रिन आ रहा है, ये सारे के सारे सिंथेटिक पार्थोराइड है। और सिंथेटिक पार्थोराइड की विशेषता और उसके अवगुण बता देता हूं। उसकी विशेषता है कि आपके आंखों के सामने कीड़े को मारते हुए गिरा देगा, परंतु वो आदमी के लिए भी उतना ही हानिकारक है। वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट छोड़ता है, वो कैंसर का कारण भी है। अगर सिंथेटिक पार्थोराइड का इस्तेमाल करते हो तो वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी छोड़ता है, ठीक है। दूसरा, वो रेजिस्टेंस भी लाता है। अगर आपने एक बार स्प्रे कर दिया, दोबारा आप उसका स्प्रे करोगे, उसका असर उतना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लहसुन बो दिया, थ्रिप्स आ गया, दुकान पे गए, कराटे लाया, कोई देवा लाया, कोई दबंग लाया, क्या है यार उसमें? लैम्ब्डा साइलोथ्रिन है ना, कुछ कई नामों से आते हैं ब्रांड, उसमें क्या है? लैम्ब्डा साइलोथ्रिन लाके स्प्रे कर दिया। फोन आया, डॉक्टर साहब मेरे तो मच ही नहीं रहे, क्या डाला? तो साहब मैंने तो लैम्ब्डा का प्रयोग कर लिया। अब अगर लैम्ब्डा का प्रयोग आपने फर्स्ट में कर दिया, लैम्ब्डा भी काम नहीं करता, दोबारा लैम्ब्डा भी काम नहीं करता, फिर इमिडाक्लोप्रिड और डाइमेथोएट की तो हैसियत ही क्या है जो उसको मार देगी। ऐसी कंडीशन में केवल और केवल आप उस फसल को निपटते हुए देखोगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपन को दवाओं का जो इस्तेमाल करना है, अपन सिस्टमिक नेचर की दवाएं जो मैंने बताया था, रस चूसा कीड़े हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। बाकी जो ये दवाएं जो है, आप ये अल्टरनेट जो आपको लगता है कि ये लास्ट रामबाण औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करें, और अगर आपकी लहसुन 75 दिन के आसपास हो गई है, तब आप लैम्ब्डा का प्रयोग करें। कभी क्या होता है, कीड़ों की संख्या ज्यादा है तो आप रिपीटेड स्प्रे करें। रिपीटेड का मतलब है 5-7 दिन के अंतराल में स्प्रे को दोहरा दीजिए, आपका कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा। परंतु आप एक बार कीड़ा एक दवा डाल के आप 100% मेरे निजात पालो, मुश्किल है। आपको दवा का प्रयोग जो है रिपीटेड करना पड़ेगा। और दूसरा कि मैं तो सब्जी की खेती करता हूं, कभी भी एक दवा का इस्तेमाल बार बार नहीं करना है। आप दवा को बदलिए, कभी मिडा डाला, कभी डाइमिथोएट डाले, कभी आप एसिटामिप्रिड डाले, कभी क्या डालें, कभी वापस उसको ले लें, ठीक है। और हर सब्जी के साथ में एक कीड़ा एसोसिएट होता है। जैसे आपका लहसुन की बात करें तो मुख्य कीड़ा जो है, प्याज की बात करें मुख्य कीड़ा है वो थ्रिप्स है। आप सभी जानते हैं थ्रिप्स जो है, और थ्रिप्स जो है नुकसान कैसे करता है, वो जो है ना, उसका एक दांत होता है, केवल एक मैंडिबल्स होता है, सिंगल मैंडिबल है ना। तो कीड़ों में 2 मैंडिबल पाए जाते हैं, यानी उसके जो दांत कह सकते हैं वो 2 होते हैं, परंतु इसमें केवल एक होता है। इसको चूरड़ा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? चूरड़ा। ये क्या करता है, अपना जैसे जेसीबी जो वो करती है ना, खुरसती है और फिर वो लोडर से भर के डालती है, ऐसे वो स्क्रैच करता है, पत्ती को स्क्रैच करके उस हरेपन को इकट्ठा करता है, उसके बाद में वो चूसता है, ठीक है। जहां पर उसने खुरचा वहां पर चांदी के कलर के चकते दिखाई देंगे, सिल्वर कलर के पेचेस दिखाई देंगे, ये उसके लक्षण है। और ये आपको साफ साफ दिखाई देंगे तब जाकर आप दवा छिड़कने जाओगे। जबकि हमें करना क्या था, हमें खेत पे डेली जाकर के वॉच करना था, देखना था 2-4 पौधों को कि भैया वो आकर के बैठ तो नहीं जाए, जहां पत्तियों का जो गुच्छ है, जहां से पत्तियां निकल रही है, वो वहां बैठा रहता है और 7 बजे पहले अपना काम करके वहां घुस जाता है। आप दिन में जाओगे नहीं दिखाई देगा। अपन 8 बजे तो उठ रहे हैं, है ना, और 6 बजे वापस घर पे आ गए, तो उसने काम 7 बजे बाद शुरू किया और 7 बजे पहले खत्म कर दिया अपना। पहले सुबह 7 बजे पहले खत्म कर दिया और शाम को 7 बजे बाद शुरू करेगा, तो आपको कहां को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आपको दिखाई देंगे वो चांदी कलर के चकते। तब तक उसमें पर्पल ब्लाउज को भी वो आमंत्रित कर चुका होगा। जो बैंगनी धब्बा रोग, दूसरा उसमें जो बीमारी आती है प्याज और लहसुन में, वो है बैंगनी धब्बा रोग। मुख्य समस्या ये है, ठीक है। तो ये कौन किसने लाया? वो थ्रिप्स लेके आया। तो थ्रिप्स को आपको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए मैंने दवाएं बताई, पहले सिस्टेमिक नेचर की दवाओं का इस्तेमाल करें, और देन आप जो है इस कॉन्टेक्ट वाला जो मैंने बताया, लैम्ब्डा साइलोथ्रिन हो, चाहे साइपरमेथ्रिन हो, चाहे डेल्टा मेथ्रिन हो, चाहे आप जो भी आप स्प्रे करना चाहे आप करें। दवाएं जो है 10,000-15,000 रुपए लीटर की भी आती हैं, दवाएं 400-500 रुपए लीटर की भी आती हैं। समय पे दवा इस्तेमाल करोगे 500 रुपए लीटर की दवा भी बेहतर काम करके बता देगी। गलत समय पे दवा डालोगे 15,000 वाली भी फेल हो जाएगी, क्योंकि आप दवा का डाल रहे हो, पड़ोसी को देखकर डालने जा रहे हो। जब लंबी अटलट हो गई है, संकी में जाने की तैयारी करिए सब, फिर अगर सामने तो कोई कह रहा है मैं तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो आपको प्रसिद्ध ब्रांड आपके मुंह पे छाया हुआ है कि साफ कोरोजन के नाम से आता है,
या कोई और कंपनी और नाम से बनाती होगी, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल इसमें केमिकल है, इसका इस्तेमाल कर रहा था। कोई कहता है साहब मैं फ्लूमेंडामाइड, जो किसानों के मुंह में, तो किसानों के बीच में जाता हूँ, बताते हैं कौन सी दवा डाली, साहब मैंने फेम डाल दी, मतलब फ्लूमेंडामाइड का प्रयोग है। अब देखिए इन दवाओं का इस्तेमाल, उसके साथ साथ किसान और क्या करता है, एक दवा जो पड़ी है और दूसरी दवा दुकान से लेके आया है, तो फोन आता है डॉक्टर साहब वो मेरे पास बची हुई पड़ी है, वो भी मिला दूं क्या, वो भी मिला दूं क्या। कभी भी टैंक मिक्स नहीं करना है, कभी भी टैंक मिक्स नहीं करना है। आप कितने बेटे कहता हो, परंतु टैंक मिक्स नहीं करेंगे, केवल रेडी मिक्स का प्रयोग करेंगे। बाजार में बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस उपलब्ध हैं, उन कॉम्बिनेशंस का आप इस्तेमाल करें। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कॉम्बिनेशन में कौन सी मात्रा, किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो मात्रा का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। बाकी जो है ना, इनके भी फाइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट्स जो है पौधों पे दिखाई देता है, यानी विषाक्तता के लक्षण पौधे के। आपने अगर तेज दवा डाल दी, पौधे का हरापन गायब हो जाएगा, फूल गिर जाएंगे अगर आपने फूल वाली अवस्था में। और मेरे जो संपर्क में है किसान, उनको सबको कहता हूं कि फूल वाली अवस्था में न तो फफूंदनाशक डालेंगे, न कीटनाशक डालेंगे, और न किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आ रहा है, उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। उनका इस्तेमाल अगर आप करोगे फूल वाली अवस्था में, फूल बहुत नाजुक होता है, वो टपक जाएगा, और टपक जाएगा तो जो जितने 100% फूल बने थे वो 100% दोबारा नहीं होंगे, वो 50 होंगे, 75 होंगे, 100 नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपका पैसा भी गया और आपको उत्पादन भी नहीं मिला। तो क्या करें कि आपको 10% फूल है, आप दवा छिड़क दिए, चाहे वो आपका अफीम हो, और चाहे आपका सोयाबीन हो, चाहे चना हो, जिसमें भी फूल आपको दिखता है विजिबल है, उसमें आपको प्रयोग इसको नहीं करना। फिर 50% फूल फली में बचने का इंतजार करिए, फिर आप स्प्रे कर दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। परंतु अपन कर क्या रहे, इधर मज फूल चल रहा है और दवा लेके चल पड़े, सब तो हमारे संपर्क में नहीं है ना, और वो बता लगा फूल को मार के आ जाते हैं घर पे। अब बताइए फूल मरेंगे तो क्या घर पे घंटी थोड़ी बजेगी, कैसा फूल गिर गए, है ना। वो तो जब थ्रेशर चलाओगे तब पता लगेगा, साहब भूसे का तो ढेर हो गया, इधर दाना है ही नहीं, ये होगा। तो मेरा ये कहना है कि अपन थोड़ी सी वहां पर अपनी, उसके बाद में बात आती है, वो है आपके काटने चबाने वाले कीड़े, जो आप देखो फली को काट लेते हैं, पत्ती को काट लेते हैं, फूल को काट लेते हैं, ऐसे कीड़े। और इनके लिए कॉम्बिनेशन में बहुत सारी अच्छी दवाइयां आ रही है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो आप जैसे आपका आ रहा है बीटा-साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडा का मिक्सचर आ रहा है, ठीक है ना, लैम्ब्डासाल्यूट प्लस थाइमोथ्रिप्सम का मिक्सचर आ रहा है, प्रोपेन प्लस साइपर का मिक्सचर आ रहा है, बहुत सारी दवाइयां आ रही है जिनका इस्तेमाल करें। और समय याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे फोन करेंगे डॉक्टर साहब मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या करूं। परंतु जहां भी आप जाओगे ना, तो एक काम की दो बिना काम की आपको देंगे। एक काम की, उसके दुकान में जितनी भी व्यवस्था पड़ी है ना, वो बेचनी है, वो रखनी नहीं है, सारी बेचनी है। और इसके ऊपर भी कंपनी जो है उनको अलग से उनको इंसेंटिव देती है ना, अलग से उनको देती है, भैया थाईलैंड का प्योर बनेगा तो इतना बेच दे मेरा माल, कैसे भी करके, समझ रहे हो ना। तो ये समस्या जो है, वो इसकी समस्या का समाधान केवल एक आपके पास है कि अपन जानकारी के साथ जाएं। दवाएं आपको दुकान से लानी है, ये शासन की व्यवस्था है, दुकानें पे शासन की व्यवस्था है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और उनका कितना ज्ञान है ये हम जानते हैं। अगर उनको तरीके से अगर कॉपी जांचे ना, तो लाइसेंस के लायक भी नहीं रहते, है ना। उनको कहें कि साहब आपको इन दवाओं का इस्तेमाल करना है, या इन कीड़े लग रहे हैं, बताइए 4 दवाओं के नाम बता दो, वो नहीं बता सकते। तो मेरा ये कहना है थोड़ी सी जानकारी के साथ करेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जानकारी अगर रखेंगे आपको फायदा मिलेगा, और आपसे आप पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें बताइए। मेरे मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, मैं कुछ फोटो से आपको थोड़ा बता देना चाहूंगा। नंबर है मेरे 9424 53 725 9424 53 725। डॉक्टर श्याम सिंह सारंगजोर, कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर हूं। आप कभी भी फोन करेंगे, फोन ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे फोटो भेज दे, फोन कर देना। देखो 9999 तो मैसेज हमेशा पड़े रहते मेरे मोबाइल में, 9000 अभी भी देख लेना, 9999 मैं उन्हीं का देख पाता हूँ जो मुझे वापस फोन कर देता है। बाकी पूरे सबको जानकारी इस पे देना संभव नहीं है। जिसकी जो समस्या है ब्लड सेल में है, भैया पेन डायरी रखो, तुरंत लिख लो और आप अपना ये कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ये ट्रिप्स है, इसकी आप उसके पंख को देखेंगे तो पंख जो है वो जैसे अपना खजूर का जो पत्ती होती है ना, खजूर की,
फटी हुई पूरी चितरी हुई, इस तरह से का पंख जो दिखाई देगा। बिलोरी का हाथ से अगर देखेंगे तो आपका खजूर का खोड़ा जैसा वो दिखाई देगा पंख, और उसका मुंह देखोगे तो एक इसके मैंडिबल्स दिखाई देगा, एक तरफ जो है वो दांत होगा जिससे वो स्ट्रेच करता है ना। परंतु आप जो बहुत सी बार जो है इसको देख ही नहीं पाते। बिलोरी का से आप इसको आराम से देख सकते हैं, और इसका नियंत्रण मैंने आपको बताया, और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से नुकसान करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये पत्ती पर रगड़ता है और उसको क्लोरोफिल को इकट्ठा करके फिर सुखाता है। ठीक है, नेक्स्ट करना। ये देखिए, ये इस तरह से थ्रिप्स जो, ठीक है, ये देखिए कुछ मल्चिंग जो है, मल्चिंग से भी इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। सिल्वर कलर की मल्च से ये रिफ्लेक्ट होता, भागता है ना। तो ये देखिए आप मल्चिंग कर रखी है, तो इससे भी इसका जो है प्रभाव जो है इसका कम होगा। दूसरा, आप स्प्रिंकलर सिंचाई, जो मिनी स्प्रिंकलर से आप जो पानी पिलाते हो ना, वो भी इसका दुश्मन है। अब स्प्रिंकलर से पानी पिलाते हो तो ये मान लीजिए कि आपका जो थ्रिप्स जो है बहुत अच्छी संख्या में कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसकी संख्या कम हो रही है, वो पानी से नीचे जाएगा। और देखिए एक बात बता दूं, आप कीड़ा अगर जमीन को टच कर गया, जो जमीन और वो जमीन पे गिर गया, उसका मरना निश्चित है। क्यों? कि इस धरती पे इतने असंख्य सूक्ष्म जीव हैं जो आपके लिए लाभदायक है और उनके लिए हानिकारक है, ठीक है ना। जैसे एक ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जानते हो आप नाम, फफूंदी है, ये आपकी मित्र फफूंदी है, ठीक है। ऐसे एक आता बेवेरिया बेसियाना, एक आता मेटाराइजियम एनिस्पोली, ये सब जमीन से निकले हुए हैं, जो है उस कीड़े को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ये थ्रिप्स जो है वो बेस्ट जो है आपका। आगे बढ़ाइए। ये जो है ना मक्का जो है जब बॉर्डर के रूप में लगाओ, बॉर्डर चारों तरफ मक्का लगा लो आप। मक्का जो एक ऐसा पौधा है कई प्रकार के कीड़ों को अपने आप को समाहित कर लेता है कि ले भैया मेरे पे ऊपर आ जा, बस उसके आपको कंट्रोल करना है, वहां आपको दवा छिड़कनी है, वो आपकी फसल अंदर सेफ हो गई। दूसरा, वो कहीं से आ रहा है, थ्रिप्स जो है वो वहां जमीन में नहीं है, वो दूसरी जगह से ट्रांसफर होकर आ रहा है, तो वो ऐसे बैरियर का काम करेगी, है ना। कीड़ा भी हवा से ऊपर उड़ करके जाने की कोशिश नहीं करेगा, मरने दो, कहीं नहीं जाना मुझे, तो ये बैरियर का काम करती है मक्का। चारों तरफ आप मक्का का फसल लगा चले। ये जो देखिए नीला चिपचिपा ट्रैप्स, ये भी आपके प्याज और लहसुन में लगाने पर आप 3 तरह के ट्रैप आते हैं। एक आता है नीला, एक आता है आपका पीला, और एक आता है सफेद जो चांदी के कलर, सिल्वर कलर का। ये 3 तरह के ट्रैप है, आप लगा लीजिए। जो भी कीड़े होगा, मोइला है, सफेद मक्खी है, आपका थ्रिप्स है, वो सारे के सारे आके इन पे चिपक जाएंगे और आपकी उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। तो ये बहुत सस्ते आते हैं, इनको आप अपने खेतों में, चाहे आपने कोई भी सब्जी लगा रखी, वहां ये प्याज और लहसुन में का इस्तेमाल करें। कलर आप देख ही रहे हो, एक पीला दिखा था, एक सिल्वर दिखा था, और ये आपको जो है नीला दिख रहा है। चलिए, ये कुछ दवाएं जो मैंने नाम बताया था, मुख्यतः मैंने बताया, एक तो थायोमिथोक्साम बताया, इमिडाक्लोप्रिड बताया था। अपन तो जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इज़ेडरेटिन का भी, यानी ये नीम बेस्ड है, नीम के से निकला हुआ है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका वो डायमिथोएट आ गया, है ना, लेमड़ा भी लिखा है, पिप्रोनिल भी लिखा है। ये थ्रिप्स कंट्रोल के लिए सारी जो दवाएं हैं वो बेहतर है इनका। तो शुरुआती अवस्था अपन उससे करना है, इमिडाक्लोप्रिड का, थायोमिथोक्साम का, इसका इस्तेमाल करेंगे, देन अपन लेमड़ा साइलोथ्रिन का इस्तेमाल करेंगे या पिप्रोनिल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए एक लट, प्याज में जो आप जड़ में जो लट लगती है बिना सिर पैर की, है ना, प्याज और लहसुन में देखा होगा नीचे कीड़ा निकलता है, गीडार निकलती है ना, वो जड़ को काटती है। तो ये आपके जो है वो जड़ अगर काट लेती है तो डेफिनेट पोषण नहीं ले पाएगा पौधा, पोषण नहीं लेगा तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, आपको उत्पादन प्रभावित कर देगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भूमिगत कीड़ों के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो सारी, देखिए अपन सफेद लट है, या मैंने एक नीम का आपको खली बताई थी। उसके अलावा जितने भी दानेदार कीटनाशक उपलब्ध हो बाजार में, आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में दवा आपको मिल रहा हो पाउडर फॉर्म में, तो उसका आप इस्तेमाल जमीन में कर लीजिए, ठीक है। दानेदार में वो सारे आ रहे हैं आजकल, आप क्लोरोपाइरिफास 1.5% आ रहा है, उसको आप इस्तेमाल कर लें, या क्लोरिंट्रानिल जो है वो 0.4 G के नाम से आ रहा है, आपका कार्बोफ्यूरॉन आ रहा है। तो बहुत सारी दवाएं बाजार में, आप दुकान पे जाएंगे तो मिल जाएगी, उसको आप पहले से खेत में डाल दीजिए ताकि आपके भूमिगत कीड़ों में जो है कटौती हो सके या वो कम हो सके। तो ये भी आपका वो कंट्रोल होने का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। फिर ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, आप जानते सभी कि साहब मेरे लहसुन और प्याज में जल्दी भी रोग हो गया, है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती पत्तियां। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं।
पहला जो कारण है कि उसमें अगर आप जब निराई गुड़ाई कर रहे हो तब उस पे या तो पेड़ लग गया या कोई कुदाली लग गई, उस कंडीशन पे भी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होगी। दूसरा माइट्स की वजह से, और तीसरा थ्रिप्स की वजह से। ठीक है ना, क्लियर कट कारण आज भी किसी को नहीं पता कि ये किस कारण से होता है। तो अपन क्या करते हैं, मिला जुला पौधा तो बताएगा नहीं और अपन भी नहीं समझ पाएंगे, तो मिला जुला अपन ट्रीटमेंट देते हैं कि एक कीटनाशक एक फफूंदीनाशक को मिलाकर के पर छिड़काव करेंगे तो वो दोनों जो है, जो कीड़ा है वो कीटनाशक से मर जाएगा और फफूंद जो है फफूंदीनाशक से मर जाएगी। ठीक है, और स्पेशल अपन बोला गया साहब माइट्स है। माइट्स आप जानते हो कि ये हमेशा पत्ती की निचली सतह पर ये झाला बनाती है। मकड़ी जो होती है ना बहुत बारीक बारीक होती है और पौधे में देखोगे लाखों की संख्या में होती है ना। मुख्य रूप से आप बैंगन है, आपका भिंडी है ना, और इसमें भी आपको प्याज और लहसुन में भी रहती है। तो बिल्कुल बारीक है, जो आपकी सुई की नोक की जैसी लाल बिंदी दिखाई देगी। अगर बिलोरी कहा से देखोगे तो ये अष्टपादी होगी, इसके 8 पैर होंगे। कीड़े के कितने पैर होते हैं? 6। इसके कितने पैर होंगे? 8 पैर होंगे। तो ये आपको दिखाई देगी, है ना, ये फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी जो है पत्तियों को रस चूसती है और उसमें झाला बढ़ा देती है, तो पौधे की प्रकाशन की क्रिया को बाधित करने का काम करती है। इसको अपन कंट्रोल करने के लिए विशेष तौर से अगर ये समस्या है तो सल्फर बेस्ड फंजीसाइड का आप इस्तेमाल करेंगे। फंजीसाइड वो बढ़ोतरीनाशक भी है। फफूंदीनाशक कौन सा ले रहे हैं? सल्फर ले रहे हो, तो सल्फर किसका काम करेंगे? और सल्फर में कौन सा आप लेंगे? 80 WTG। ठीक है ना, 80 WTG एज ए फंजीसाइड और 90 WTG एज ए फर्टिलाइजर। ठीक है ना, 90% क्या होगा? फर्टिलाइजर होगा, 80% क्या होगा? फफूंदीनाशक होगा। फफूंदीनाशक वो फफूंद को और बढ़ोतरी को मारने का काम करेगा। ठीक है ना, 90% अभी एक किसान भाई ने पूछा था, 90% एज ए फर्टिलाइजर है ना, उसको एज ए उर्वरक आप उपयोग करेंगे। 80% वाला एज ए फफूंदीनाशक इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, यही वही लाल मकड़ी है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये बैंगनी धब्बा रोग मैंने कहा बैंगनी रंग का है कि धब्बा पड़ जाता है पत्ती के ऊपर। क्यों आता है? थ्रिप्स की वजह से आता है। तो ये इसकी पत्ती खोखली होती है, उसके अंदर जाके उसके फफूंद के बीज अंदर घुस जाते हैं, अंदर जाके वो जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर वो रस चूस लेता है उसका पौधे का। पौधा जो है वहां पर आंख सी दिखाई देती है बैंगनी रंग की, और वहीं से वो पत्ती मुड़ जाती है, यानी टपक जाती है, वो गिर जाती है। तो ये इसके लक्षण है। आगे ये इसके लिए बहुत अच्छी दवाओं को आप चाहें तो एक फोटो लेना चाहें ले लें, नहीं तो मैं आपको फोन पे भी बता दूंगा। ये दवा जो है ये मिक्सर कॉम्बिनेशन में आ रही है ना, इसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे एक आ रही है एजोस्ट्रोबिन प्लस डाइक्लोफिनेकाजोल, है ना, फर्स्ट में। एक आ रही है दवा ये बोस्केलिड प्लस पायरेस्ट्रोबिन, है ना। ये बहुत अच्छी दवाएं प्याज और लहसुन के लिए रामबाण होती है। इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना। दवाएं मैंने 6 दे रखी है, आप इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु मुख्य रूप से वो 2 जो किसानों का खुद किसान जो है वो करते हैं और बताते, डॉक्टर साहब आपने बताया था और मैंने इस्तेमाल किया साहब, मेरे लहसुन और प्याज में बहुत अच्छा वापस हो गया। तो आप इन 2 दवाएं जो बीच में 2 और 3 नंबर पे लिखी हुई है, इन दवाओं का आप इस्तेमाल आप करेंगे। चलिए आगे बढ़े। ठीक है ना, कीड़े की ये हो क्या रहा है, तो ये सूत्रकृमि है और इसके लिए बहुत अच्छी दवाएं बाजार में उपलब्ध है। जो आपको जो पायरोफ्रेम या वेलम प्राइम के नाम से जो आता है ना, उसमें केमिकल जो है पायरोफ्रेम करके दवा आती है, उसका इस्तेमाल आप करेंगे 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। ठीक है ना, तो इसका वेलम प्राइम वैसे ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम मुझे नहीं बोलना चाहिए, परंतु वो इसका नाम इतना टिपिकल है कि नाम लेना भी संभव नहीं होता। तो इसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। आपका वो बेहतर काम करेगा किसी भी सूत्रकृमि के लिए, चाहे वो आपने ड्रिप से देना हो, चाहे आप पोलियो उसमें कर रहे हो, आप चाहे सेट नेट में कर रहे हो, और चाहे आप अफीम लगा रहे हो। उसमें अगर एक बार आप इस दवा का आप इस्तेमाल आप कर देते हो तो सूत्रकृमि नाम की चीज जो है आपके खेत में नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट अफीम। अफीम में मैं आपको विशेष तौर से उसमें 2 बीमारी लो, है ना, या कोड़िया रोग के नाम से आप जानते हो। ठीक है ना, कोड़िया रोग के नाम से जानते हो या काली मसी के नाम से जानते हो, काली मसी के नाम से। ठीक है, ये इसका जो जैसे जन्म होता है, कोड़िया मतलब वहां की टेढ़ी कर देती है, पौधे को वहां का टेढ़ा कर देती है ना, जैसे कोड़ रोग में हो जाता है ना हाथ पैर। अब तो वो नहीं आ रही बीमारी आदमियों में, पर ये पौधे में जो है ये लक्षण इसके दिखाई देते हैं। तो ये जो है इस कोड़िया रोग का जो निदान है, पहला है बीजोपचार। बीज उपचार
जैसे मैंने अभी आपके सोयाबीन में बताया था, कोई भी बीज आप बीज को उपचारित करके बोई करो, चाहे चने बोओगे, चाहे आप लहसुन बो, चाहे प्याज बो, चाहे फिर बो, बीज को उपचारित करो। और आजकल कॉम्बिनेशन में कीटनाशक प्लस फफूंदीनाशक आने लगे, कीटनाशक के साथ फफूंदीनाशक आने लगे। आपको दो बार बेजामारी नहीं करनी है, एक ही बार में आपका काम हो रहा है, कीड़ों को भी मार रहा है, फफूंद को भी, और 1 महीने तक आपकी फसल को सेफ आपको रख रहा है। अगर 1 महीने तक आपने फसल को सेफ रख लिया ऐसा है ना, तो आपकी फसल का उत्पादन कहीं प्रभावित नहीं होने वाला है। 1 महीने तक वो क्यों, नाजुक अवस्था में अगर उसको कीड़े और बीमारी ने घेर लिया तो आपका उत्पादन प्रभावित होगा। ठीक है, तो काली मसी जो है आप बीज उपचार करेंगे, किससे करेंगे? मेटालेक्सिल आता है 35 HD के नाम से, है ना, 35 HD सीड ड्रेसर बोलते हैं उसको, मेटालेक्सिल। इसकी मात्रा कितनी लेंगे? 10 ग्राम प्रति किलो बीज। कितनी मात्रा लेंगे? 10 ग्राम प्रति किलो बीज। कैसे लेना है? कोई भी प्लास्टिक की थैली लेनी है और उसमें आपको जितना 1 किलो बीज लग रहा है, 2 किलो बीज लग रहा है, जो भी आप बीज लगा रहे हो 10 सारी में, उस बीज को थैली में भरिए और आपको 1 किलो के मान से 10 ग्राम पर किलो के हिसाब से, आप 1.5 किलो ले रहे हो 15 ग्राम ले लीजिए, आप हिला लीजिए। सूखा बीज उपचार करना है, कोई पानी नहीं मिलाना है। ठीक है, और उसके बाद आप बीज को फेंक दीजिएगा। फिर पहला छिड़काव, बिना सोचे समझे, साहब मेरे खेत में तो कुछ था ही नहीं तो मैंने दवा छिड़की नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस बीमारी का जन्म जो है पौधे के उगते ही शुरू हो जाता है। आपने बीजोपचार भी किया, फिर भी आपको 30 दिन पे उस पे छिड़काव करना ही करना है। आप कौन से पौधे को हटाओगे? जो पौधे कमजोर है उनको हटाओगे, थिनिंग करोगे ना, अच्छा नहीं करोगे तो क्या हटाओगे? खराब पौधे हटाओगे, जो मजबूत पौधे हैं उनको आप रख दोगे। ठीक है ना, तो उन पौधों को भी आप वहां पाली पे डोली पे नहीं छोड़े। सब्जी बनानी है घर पे लाए, नहीं बनानी है गड्ढा खोद के गाड़ दे। बीमारी इसी में है, जो आपने हटाया, आपकी आंखों से हमने महसूस किया कि ये कमजोर पौधे हैं, वो प्रभावित पौधे हैं कीटों आप बीमारी से, उसको आपने हटाया, उसको जमीन में गाड़ दे। ठीक है, सब्जी बनानी है, मेहमानों में पहुंचा दे, परंतु वहां खेत पे पाली पे या बाहर नहीं पटक दे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? बीज उपचार हो गया आपका। 30 दिन पे आप जो छिड़काव की मैं बात कर रहा हूं, वो दवा जो आपको लेना है, मैं बता रहा हूं, पहले ही बताया मैंने, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक, 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन, पूरा फॉर्मूला इसमें चलता है। अब आप दवाओं के ब्रांड बदलते रहो, कुछ भी करते रहो, जो फॉर्मूला काम करता है वो ये करता है कि आप एक सिस्टेमिक, एक कॉन्टैक्ट, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, उसका इस्तेमाल करिए। अब वो दवा कौन सी है? अब केवल सामने तो कॉन्टैक्ट लेना है, बहुत सारी कॉन्टैक्ट वाली मिल रही है आपको, सिस्टेमिक लेना है, बहुत सारी मिल रही है, मैं कह रहा हूं दोनों मिली हुई लेना है। वो दवा कौन सी है? मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब। मैनकोजेब कॉन्टैक्ट प्रकार का फफूंदीनाशक है, काली मसी पत्ती की निचली सतह पे है, आपको दवा वहां तक पहुंचानी है। कौन दवा जब पहुंचनी चाहिए? मैनकोजेब। कॉन्टैक्ट वाली है वो कॉन्टैक्ट, और वो क्लियर आपको आंखों से दिखाई देगी, उसकी मस्सी जो है ना आपको आंखों से दिखाई देगी, रुई जैसी उगी हुई होगी, उसको आप स्प्रे करिएगा। मेटालेक्सिल अंतःप्रवाही प्रकार का फफूंदीनाशक है, जो जड़ में सड़न हो रही है उसको भी रोकने का काम करेगा। मैनकोजेब जो बाहर बीमारी आ रही है, जो काली मस्सी दिखाई दे रही है, उसको कंट्रोल करने का काम मैनकोजेब करेगा। अब बात आती है कि कौन सा लें? आजकल बाजार में बहुत सारे तरीके से वो उनको बदल करके पेश कर दिया जाता है। आपका मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64%, बेस्ट फॉर्मूला है। बहुत से बात दुकानदार कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो पुराना हो गया, नहीं तो ये हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप इसका समय पे इस्तेमाल करिए। 30 दिन पे पहला छिड़काव, इसके साथ में जो दवा मिलानी है वो मिलानी है स्टेप्टोसाइक्लिन। स्टेप्टोसाइक्लिन क्या काम करेगी? ये बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी, है ना। आपको नहीं पता कि उसमें बैक्टीरिया, मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें जो है अपन को नहीं पता। तो बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? स्टेप्टोसाइक्लिन करेगा, है ना। बाजार में और भी ब्रांड आते हैं, और भी नामों से मिलते हैं, परंतु स्टेप्टोसाइक्लिन की 6 ग्राम की पुड़िया अफीम के लिए सबसे बढ़िया है। उसकी मात्रा क्या लोगे? 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। कितनी मात्रा? 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। हल्का गुनगुने पानी में इसको घोलिए और फिर उसमें ऐड कर दीजिए। जिसमें आप मेटालेक्सिल मैनकोजेब का प्रयोग कर रहे हो वो मात्रा लेनी है आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। बहुत सी बार क्या होता है, मैं टंकी में बता दूंगा तो किसी किसान की टंकी 15 लीटर की, किसी किसान की टंकी 20 लीटर की, किसी की टंकी 10 लीटर की, कोई मतलब आप ट्रैक्टर से छिड़कूंगा। तो सबसे बढ़िया गुना पाक कर लीजिए, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब
या 15 लीटर पानी के मान से इसमें गुणा भाग, क्योंकि मात्रा 2 ग्राम है तो 15 लीटर गुणा भाग कर लोगे, 500 लीटर में भी वो मात्रा आ जाएगी। ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे करोगे, मेरे सामने कैलकुलेटर पड़ा ही रहता है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा आप 500 लीटर में इतना डालिए। परंतु अफीम में आप स्प्रे हाथ से ही करेंगे, ज्यादा बढ़िया है। हाथ वाले पंप से आप स्प्रे करें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना, ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, और एक आपको और मिलाना है, वो है थायोमिथोक्साम। थायोमिथोक्साम क्या काम करेगा? रस चूसक कीड़ों को कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, तो पहली दवा कौन सी हो गई? मेटालेक्सिस प्लस मैनकोजेब। दूसरी दवा कौन सी हो गई? स्टेप्टोसाइक्लिन। तीसरी दवा कौन सी हो गई? थायोमिथोक्साम। कब स्प्रे करनी है? 30 दिन पे करनी है, बोई के 30 दिन पे ये स्प्रे करना है। टंकी की मात्रा कितनी होगी? 10 आरी में कम से कम 3 टंकी का प्रयोग करिएगा 30 दिन पे। दूसरा स्प्रे 45 दिन पे। इसी दवा का इस्तेमाल करना है, थायोमिथोक्साम को नहीं करना है। थायोमिथोक्साम का पहला स्प्रे कर दिया, दूसरे में थायोमिथोक्साम नहीं लेना है। पहली और दूसरी दवा जो मैंने बताई मेटालेक्सिस प्लस मैनकोजेब और आपका स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है। तीसरा जो है छिड़काव करेंगे आप 70-75 दिन पे, इन तीनों को वापस मिलाना है। ठीक है, थायोमिथोक्साम भी मिलाना है। चौथा स्प्रे अगर आवश्यक है तो 90 से 95 दिन पे फिर रिपीट कर दीजिए इसी दवा का। देन पांचवा और छठा है ना, या चौथा और पांचवा वो दवा इस्तेमाल करनी है सफेद मस्सी के लिए। सफेद मस्सी कब आएगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जनवरी फरवरी में। फरवरी में जाके टेम्परेचर बढ़ना लगेगा, सफेद मस्सी आना शुरू होगी। सफेद मस्सी जो है आपके दूध को रोकने का काम करती है ना, धोली मस्सी। इसको आपको कंट्रोल करने के लिए हेक्साकोनाजोल बेस्ट दवा है। हेक्साकोनाजोल 25% इसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसके साथ में भी स्टेप्टोसाइक्लिन मिलाना है, और थायोमिथोक्साम अगले में नहीं लिया हो तो इसमें थायोमिथोक्साम ले लें। थायोमिथोक्साम 5 ग्राम का पाउच आता है, 5 ग्राम ही डालना है 15 लीटर पानी में। अगला स्प्रे एक और ही करेंगे, वो होगा हेक्साकोनाजोल का, यानी वो या तो 5वां स्प्रे या 6ठा स्प्रे है ना, वो स्प्रे भी आप हेक्साकोनाजोल करेंगे। ये आप 5 या 6 स्प्रे करके आप अफीम की बेहतर उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। खादों की जहां तक बात है, हमारे डॉक्टर साहब ननुका साहब ने बताया था कि उसमें 60 दिन तक आप फूल आने से पहले तक आप उसमें नाइट्रोजन दारी उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा उन्होंने बताई थी 2.5 किलो से 3 किलो पर आरी। अगर आपको लगता है कि साहब यूरिया की बात कर रहा हूं मैं, 2.5 से 3 किलो पर आरी, यदि मैंने गोबर की खाद डाला है, मैंने खेत को नहीं बदला है, तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आप उस नाइट्रोजन को और कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अफीम की बेहतर खेती आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी और रखेंगे। कीड़े और बीमारी के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि उसके पास में चना नहीं लगाना। चना लगाओगे, चने की इल्ली और डोडा को पंचर करने वाली इल्ली एक ही है। ठीक है, मक्का आप लगा रहे हो, मक्का पे भी आपको छिड़काव करना है, क्योंकि उसमें फाल आर्मी उमर में आता है और वो पॉलीफेगस पेस्ट है। वो कभी अभी तक तो नहीं रिपोर्ट हुआ है उस पे, परंतु वो मक्का के ऊपर लग रहा है। आपने दवा ध्यान नहीं दिया तो पता लगा इधर डोडा पंचर कर दिया, तो आपका जो है वो सारा उत्पादन जो है दिक्कत में आ जाएगा। तो अपन ध्यान रखें मक्का पे। दूसरा, मेथी नहीं लगानी है, धनिया नहीं लगाना है, जिसपे सफेद मस्सी आती है वो आपको आसपास में नहीं लगाना है, और किसान यही करता है। आसपास में चारों तरफ जो है, पास में सब मेथी लगी हुई है ना, पास में जो है चना लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। आसपास गेहूं लगा लीजिए, मक्का के तो चारों तरफ जो लगा रहे हो आप 3 तरफ लगाइए, चारों तरफ तो नहीं लगाना। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा पैदावार आएगी। ठीक है, लास्ट में एक बात और कह मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा, वो ये है कि मार्जिन परसेंटेज कैसे बढ़ता है। फसल चक्र अपनाना ही एकमात्र उपाय है जो मार्जिन परसेंट को बढ़ा सकता है। दूसरा, एक पहली चीर, दूसरी चीर, तीसरी चीर, चौथी चीर, सभी चीरों का सम्मिश्रण करोगे, मार्जिन परसेंटेज घटेगा नहीं। आपने एक चीर का क्या किया, दूसरी और तीसरी में आप मार्जिन परसेंट ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला आप समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।